टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी जो है सो ऊर्जा के साथ आप अपनी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, कंटेंट के साथ साथ हमें कुछ टेस्ट देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा तो हमारे सामने बहुत सी चुनौती होती है, क्योंकि जो भी होता है वो एक स्क्रीन पे होता है और जो गणित के प्रश्न हैं और कुछ जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं उसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमें पेन पेज पे करना पड़ता है। तो इसलिए हमें वहाँ समय काफ़ी कम लगता है और हमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको टेस्ट देना बहुत ही आवश्यक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली बार एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसका टेस्ट देना और डिस्कशन करना भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न आए हैं उससे हूबहू कुछ प्रश्न नए एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि सीटेट का सिलेबस कोई ज़्यादा ब्रॉड नहीं है जो कि इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव होता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे आप तक तो हमारी नोटिफिकेशन मिले ही और साथ में आपके दोस्तों तक भी हमारी इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पर्यावरण अध्ययन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लिया गया है। यह टारगेट सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम 2022 को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली बार ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुए हैं उससे लिए गए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा भिन्न है? इसी तरह का प्रश्न आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे और इसी तरह वहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको जो ऑप्शन सही लगेगा उसे आपको टिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो इसमें पूछा गया पहला प्रश्न में निम्न में से कौन सा भिन्न है, अर्थात इस चारों जो विकल्प दिए गए हैं इसमें 3 विकल्प किसी ना किसी रूप में समान है और चौथा एक जो है सो वो भिन्न है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा भिन्न है। देखिए, कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी रहता है कि निम्न में से कौन सा भिन्न यहाँ पे नहीं लगा हुआ रहता है और छात्र हड़बड़ी में रहते हैं, उन पे एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, समय का दबाव रहता है, जिस कारण वो इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं और वो सीधा भिन्न है देख के मार देते हैं और उसका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा भिन्न है, तो झील, झरना, उसके बाद तालाब, ये तीनों कहीं ना कहीं एक समान लग रहे हैं, क्योंकि इसमें भी पानी से संबंधित है, झरना भी पानी से संबंधित है, तालाब भी संबंधित, लेकिन पहाड़ जो है सो ये इस चारों में भिन्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, पहाड़। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें पूछा गया है दिए गए कथनों पर विचार करें। गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं
अब इस सही कथन पर विचार करें, अर्थात इसमें ये पूछ रहा है, ये जो दिया गया है ये चारों ऑप्शन में कौन कौन ऑप्शन ये सही बता रहा है। तो गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन करा, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, ये भी सही है। अब तीसरा है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं, ये विकल्प बिल्कुल गलत है। कश्मीर के लोग राजमा, कहवा, कलाडी पनीर, उसके बाद तबक माज, यह एक भेड़ का मांस होता है। तो ये चीज गुजरात कश्मीर के लोग खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ये भी गलत है। गोवा के लोग सरसों के तेल नहीं, नारियल के तेल, गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो आप देख रहे हैं इस 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपका सही है। तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसमें कौन 2 ऑप्शन है, तो ए और बी। तो ए और बी हमें पहला ऑप्शन में ही मिल गया, तो ये सही होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन, यहाँ पे अलग अलग राज्य के कुछ प्रमुख भोजन हैं जो कि आपको देख लेना है। जैसे कि पंजाब के लोग सरसों दा साग और मक्के की रोटी खाते हैं। उसके बाद राजस्थान के लोग मलाई घेवर और चूरमा बाटी खाते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जगह के अलग अलग भोजन हैं। उसके बाद केरल के लोग टैपियोका और ओवियल मिश्रित सब्जी खाते हैं। तो सब जगह के अलग अलग भोजन है। अब आइए तीसरी क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति सामने की तरफ होती है। अर्थात हम लोग का जो आंख होता है वो दोनों आंख एक साथ किसी एक वस्तु पर अर्थात सीधा देख लेते हैं। तो इस प्रकार की आंख किस पक्षी में होता है, तो दर्जिन चिड़िया, इसकी आंख दोनों तरफ होती है। अर्थात आप देखते होंगे पक्षी का जो आंख होता है वो दोनों साइड में होता है, वो एक साथ 2 वस्तुओं को देख सकता है, 2 वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो दर्जिन चिड़िया, यह जो है सो दर्जिन चिड़िया, यह 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाते हैं, बीबर पक्षी, इसका घोंसला जो होता है ना वो लंबा होता है, ऐसे रहता है, इस तरह से ये तना में, किसी पेड़ के तना में इस तरह से ये लगा रहता है, इसका लंबा लालटेन की तरह रहता है बीबर पक्षी का घोंसला। उसके बाद कलचीरी, यह जमीन पर अपना घोंसला 2 पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है और रहती है। अब उल्लू, तो यही इस प्रश्न का आंसर है कि उल्लू का जो आंख होता है वह मानव की भांति सामने की तरफ होता है। अब हाथियों के विषय में निम्न में दिए गए कथन पर विचार कीजिए।
हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियां और बच्चों के साथ रह सकती है। हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर साथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसमें कह रहा सही कथनों पर विचार करें। यह जो 4 कथन दिया गया है इसमें से कह रहा कि कौन कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं, बात सही है। हाथी झुंड में रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, यह भी सही है। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। सबसे ज्यादा उम्र की जो हथनियां होती है, सबसे बुजुर्ग हथनियां, वह ग्रुप की नेता होती है, नेता होती है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हाथियां और बच्चे एक साथ रह सकते हैं, यह गलत है। इसमें 10 से 12 हाथी रहते हैं इस ग्रुप में। हाथी 4 से 5 वर्ष आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं, यह भी गलत है। क्योंकि हाथी जो है सो 14-15 साल के बाद 14-15 साल के बाद झुंड छोड़ते हैं। साल के बाद झुंड छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 ऑप्शन आपको सही मिला है। तो देखते हैं इसमें ए, बी और सी। ए, बी कहाँ है? तो ए, बी आपका ये रहा। तो इसी तरह से वहाँ भी क्वेश्चन आएगा। इसमें आपका आप जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता हुआ, नहीं तो आप थोड़ा सा के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं और आप ABC मार दीजिएगा या फिर BCD कुछ भी, यदि एक भी ज़्यादा मार दिए तो आपका ये गलत हो जाएगा। और हाथी के बारे में और भी बातें हैं, जैसे हाथी एक दिन में पत्ती और झाड़ी 100 केजी खाते हैं। स्थल मंडल का सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। इसका वजन 2 क्विंटल से भी ज़्यादा होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ट्रैवल से संबंधित यह एक क्वेश्चन प्रत्येक सेट में पूछा जाता है। इसमें आपको महीना, कौन सा महीना कितने दिन का होता है और समय निकालने के लिए पूरा अध्ययन और ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। यह क्वेश्चन में कह रहा है कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन से 20:45 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार यह 20:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो कोई व्यक्ति जो है सो वह 29 तारीख को चला 20:45। तो सबसे पहले सितंबर का जो महीना होता है वह 30 दिन का होता है।
30 दिन का होता है, तो वह फिर 30 तारीख को भी ट्रेन में ही रहा। तो 30 तारीख को 20:45 बजे तक यह 24 घंटा हुआ उसका हुआ। फिर आपको 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे वह नागरकोइल पहुंची। तो 12:45 का मतलब हुआ कि 20:45 तक तो वह 29 से 30 तक, 20:45 तक उसका 24 घंटा हुआ। अब 20:45 से अगला 12:45 तक हमें जोड़ना है। तो 20:45 से उधर 24 घंटे में 4 घंटा और इधर 12 घंटा, 12 4 यह 16 घंटा हुआ। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद उसका जो समय लगा हुआ 40 घंटे का कुल समय लगा। उसे यात्रा करने में कुल समय 40 घंटे लगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि सूरत से नागरकोइल ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो यहाँ पे कुल दूरी 2200 किलोमीटर है और 40 घंटा लगा। तो ये कट गया और इससे 55 बार में ये कट गया। तो 55 किलोमीटर प्रति आवर इसका ये निकला औसत चाल। और यह ऑप्शन सी 3 नंबर ऑप्शन यह हुआ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन प्रतिदिन के एग्जाम में आता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो मसालों की रानी यह जो है सो गुजरात होगा। इस तरह से आपको ये भी देख लेना कि कौन कौन सा प्रमुख चीज किस किस राज्य में मिलते हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जितना भी ज़्यादा मसाला आता है वो ज़्यादातर केरल में ही उगाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, नेपेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा कीड़े मकोड़े, मेढक और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए आवाज निकालता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। तो इसमें जो है सो कौन कौन सा सही है वो देखते हैं। तो यह पौधा कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है, यह सही बात है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, यह गलत है। यह भारत के मेघालय में पाया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तथा इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। यह पौधे कीड़े मकोड़े खींचने के लिए आवाज निकालता है, यह भी गलत है। यह आवाज नहीं, एक प्रकार की खुशबू निकालती है। अब इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंच के इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं, ये भी सही है। इसका घड़े जैसा होता है, इसे घटपर्णी भी कहते हैं। तो ए और डी अर्थात ऑप्शन 2 सही है। अब दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी
ईस्वी को गांधी जी ने अपने 69 समर्थकों के साथ 69 समर्थक के साथ जो है सो साबरमती से दांडी के लिए 332 किलोमीटर की दूरी के लिए निकले थे और वहां 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। तो यह दांडी मार्च जो कि 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। तो यह 1929 जो है सो यह लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल और डायर को गोली मार दी थी। उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर जनरल डायर को गोली मारी थी। यह 1940 13 मार्च 1940 को। तो इसका ऑप्शन 1930 में दांडी यात्रा की घटना घटी थी। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने की सलाह देती है? तो हरी पत्तीदार सब्जियां, गुड़, आंवला, यह इन सभी से जो है सो आयरन हमारे शरीर में मिलती है। तो इससे सीधा सीधा आपको पता चलता है कि यह जो व्यक्ति अनीमिया का शिकार होगा उसे इसकी सलाह दी जाएगी। अब माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का एक भाग है। तो यह गलत है, यह हमारे देश में नहीं है, यह नेपाल में है। वहाँ इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, यह सही है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली पहली महिला बन गई। पहली यह भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखी थी, यह भी सही है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 दोपहर को फहराया गया था, यह गलत है। 23 मई 1984 को वहां बछेंद्री पाल के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, तो यह गलत है। तो बी और सी ऑप्शन नंबर 2 सही है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेजिंग गए थे। उसके बाद जुनको तेवई जो जापान की थी, वह 1975 में वहां गई थी। अब रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेगिस्तानी ओक, तो इसमें पत्तियां की जगह कांटे होते हैं। इसमें पत्तियां की जगह कांटे नहीं बल्कि पत्तियां ही बहुत कम होते हैं। इसमें पत्तियां बहुत कम होते हैं, यह गलत है। इसकी जड़ें उथली होती है, इसकी जड़ें उथली नहीं बल्कि जमीन के अंदर धसी
होती है, जमीन के अंदर धंसी होती है, वह भी जितना पेड़ की लंबाई का 30 गुना अंदर धंसा हुआ होता है। यह अपने तना में जल संरक्षित रहता है, यह सही है। वहाँ के लोग को जब पानी की कमी होती है तो वह पेड़ के तना में पाइप डालकर पानी निकालकर पी लेते हैं। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है, यह गलत है। तो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में, यह तना में जल संरक्षित करके रखता है, यह सही है। यह जो है सो ओक, रेगिस्तानी ओक, यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर होती है। अब कुडुक कहाँ की भाषा है? तो कुडुक झारखंड की भाषा है। यह एक साहसी, झारखंड की साहसी बेटी सूर्यमणि जो आदिवासी महिला थी, वह पहली बार वहाँ से BA पास की थी। उन्हीं के गांव में यह कुडुक भाषा बोला जाता था। तो यह एक झारखंड की भाषा है। NCERT में इसका कहानी दिया गया है। झारखंड की साहसी बेटी सूर्यमणि, आप वहां से देख सकते हैं, इसकी पूरी कहानी आप पढ़ सकते हैं। अब गुजरात के निकटवर्ती राज्य, तो इसके लिए आपको मैप का थोड़ा सा अध्ययन रखना जरूरी है। तो इस तरह से ये गुजरात है, और यह गुजरात यह है। इसके जो है सो ऊपर राजस्थान है, और इधर MP है, और इसके नीचे साउथ दक्षिण में महाराष्ट्र है। तो इस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यह इसके निकटवर्ती राज्य हैं। तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा मैप का अध्ययन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर सेट में इस तरह से एक एक प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? यह पर्यावरण EVS के पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास, बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशल का विकास करना, बच्चों के विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा वो आपको देना है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, 1-2 ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि यह होगा या यह होगा। तो पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, यह सबसे इसमें सटीक आंसर है। बच्चों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, इससे पर्यावरण का कोई संबंध नहीं दिख रहा। बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशल का विकास करना, इससे पर्यावरण अध्ययन में कोई प्राथमिक स्तर पर कोई जो है सो इसका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बच्चों में विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना, इससे भी पर्यावरण का जो है सो अध्ययन शिक्षण नहीं हो पाएगा। इसके लिए पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता, जितना से जितना ज़्यादा बच्चा अवेयर रहेगा, जागरूक रहेगा अपने पर्यावरण के प्रति, अपने पर्यावरण को जितना वह समझ पाएगा, उतना वह पर्यावरण का अध्ययन सही रूप से कर पाएगा और पर्यावरण को समझ पाएगा ठीक प्रकार से। और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा
नहीं हो सकता है। तो किस्से और कहानियों द्वारा तो बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, तो बच्चे को जितना अवसर मिलेगा करके सीखने का, उतना वह बच्चा करेगा और सीखेगा। क्योंकि एनसीएफ भी कहता है कि शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात बच्चे को करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखना, इसे महत्वपूर्ण बताया गया है। डूइंग बाय लर्निंग, इसे अति महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, आप किसी भी पर्यावरण से संबंधित किसी भी चीज़ को जब पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित आप बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि हाँ, हम इसके बारे में इतना जान रहे हैं, मेरे पास इतना नॉलेज है। तो यह प्रश्न पूछकर भी आप अपने पर्यावरण अध्ययन के साथ बच्चा इसे सार्थकपूर्ण सीख सकता है। तो यह भी इसका सही है। बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वह रट कर करने पर साफ मना करता है। अर्थात बच्चे को स्मरण, रटंत विद्या नहीं देना है, जो भी करना है वो करके सीखेगा, डूइंग बाय लर्निंग। तो आज का यह 15 क्वेश्चन का जो सेट था इन्वायरमेंटल स्टडीज का, वह आपको कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप एक जोश और जुनून के साथ अपने पढ़ाई को लेकर लग जाइए। क्योंकि आपको कंटेंट भी पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट भी देना है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन सटीक पॉइंट टू पॉइंट मिल जाता है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।